ने टेकेगा। किसी ने बहुत खूब कहा है कि समय के साथ बढ़ती हैं जिम्मेदारियां और ये जिम्मेदारियां ही आपको बनाती हैं मजबूत और परिपक्व। परिपक्वता सिर्फ बढ़ती आयु के साथ नहीं आती, ये जब आती है तब बढ़ता है और जगता है अनुभव। और इसी अनुभव और जिम्मेदारियों के साथ तैयार है मोदी 3.0 का नया मंत्रिमंडल, जिसके विभागों का बंटवारा हो चुका है, विस्तार हो चुका है। और अब ये जो बंटवारा है उसकी जिम्मेदारी जो मंत्री हैं वो अब निभाने वाले हैं और अब से कुछ देर बाद एक्शन मोड में आ जाएंगे, क्योंकि ये सभी मंत्री अपना पदभार संभालने वाले हैं। इसके अलावा नया सवेरा में खबरें होंगी देश और दुनिया की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और अगले 1 घंटे मेरा साथ देंगी मेरी सहयोगी आंचल गुलाटी गुंबर। आंचल, सुप्रभात। शुक्रिया भावना, बहुत अहम आपने कहा कि जब अनुभव होता है और इस अनुभव के साथ ही ये जो मंत्रिमंडल है वो तैयार किया गया है। ये मंत्रिमंडल जिसे हम मोदी सरकार 3.0 की बात कर रहे हैं, और 3.0 का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो पहला सवाल ये था कि भाई सरकार किसकी बनेगी, प्रधानमंत्री कौन होगा। इनके जवाब मिले, पोर्टफोलियोज अलॉट किए गए हैं, लेकिन आगे के 100 दिनों का जो विजन है, मिशन मोड में काम करना होगा, अपने आप को प्रूफ करना होगा इन तमाम सांसदों को। क्योंकि अहम सवाल ये है कि किस तरह से सामंजस्य बिठाकर घटक दलों के साथ इस 3.0 को तैयार किया गया है, तो इस पर भी लेंगे हर एक अपडेट। लेकिन एक बड़ा सवाल और है कि आखिरकार ओडिशा में मुख्यमंत्री पद की कमान किसे दी जाएगी, ये सवाल भी वहां पर है, क्योंकि बीजेपी किस तरह से बड़ी बहुमत में वहां पर आई है। इस पर भी लेंगे ताजा अपडेट। बात होगी किस तरह का मौसम है, बात होगी कि क्या है कारोबार जगत की सुर्खी और अखबारों की पेजेस में क्या कुछ खास है आपके लिए। पावर पैक शो रहने वाला है 1 घंटे, जिसमें रहेंगे हम दोनों आपके साथ। लेकिन सबसे पहले निगाह सुर्खियों की तरफ। मोदी सरकार 3.0 आज से आएगी फुल एक्शन में। अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव, एचडी कुमारस्वामी समेत तमाम केंद्रीय मंत्री आज संभालेंगे पदभार। ओडिशा में आज केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में होगी भाजपा विधायक दल की बैठक। नए मुख्यमंत्री के नाम पर लगेगी मोहर। विजयवाड़ा में टीडीपी के दल की बैठक आज। पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक चंद्रबाबू नायडू को चुनेंगे अपना नेता। सुप्रीम कोर्ट कथित पेपर लीक को लेकर नीट यूजी 2024 परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर आज करेगा सुनवाई। याचिका में कई उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स देने के फैसले को दी गई चुनौती। गर्मी में झुलस रहा है उत्तर और पूर्वी भारत। मौसम विभाग ने कहा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी हीट वेव। वहीं महाराष्ट्र और गोवा में भारी बारिश जारी रहने का अनुमान। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आज गाजा संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई पर प्रस्ताव पारित। हमास ने प्रस्ताव का किया स्वागत, सहयोग पर हुआ राजी। और सुर्खियों के बाद शुरुआत करते हैं नया सवेरा की, जहां सबसे पहले देख लेते हैं देश भर से कुछ खास खबरें। बिल्कुल, और बात करते हैं कि विभागों का बंटवारा होने के बाद मोदी सरकार 3.0 आज फुल एक्शन में, जिसका जिक्र हमने किया। और अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव और एचडी कुमारस्वामी समेत तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, आज वो अपने अपने मंत्रालयों का पदभार संभालेंगे। नई सरकार में अमित शाह को फिर से गृह मंत्री, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री, नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्री बनाया गया। साथ ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन और उर्वरक मंत्रालय दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय का जिम्मा दिया गया। निर्मला सीतारमण के पास वित्त मंत्रालय फिर से है और डॉक्टर एस जयशंकर के पास विदेश मंत्रालय पहले की तरह ही बना रहेगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय मिला है।
वहीं एच.डी. कुमारस्वामी को भारी उद्योग और स्टील, पीयूष गोयल को वाणिज्य और उद्योग, वहीं धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा और जितिन राम मांझी को एमएसएमई मंत्रालय मिला है। अश्विनी वैष्णव को रेलवे, आईटी और सूचना प्रसारण मंत्रालय का प्रभार मिला है। नई सरकार में 30 केंद्रीय मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। अधिकांश मंत्री आज ही अपने अपने मंत्रालयों का पदभार संभाल लेंगे। तो कैबिनेट में मंत्रालय के बंटवारे के बाद मंत्रियों ने पदभार संभालना शुरू किया। केंद्रीय कैबिनेट में बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय मिलने के बाद कल सर्बानंद सोनोवाल ने अपने मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में उनका मंत्रालय देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में कार्य करेगा। वहीं केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल एमपी भवन में विभागों के प्रमुख अधिकारियों के साथ पहली अनौपचारिक बैठक की। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 10 साल में भी सरकार ने बेहतर काम किया है और अपने संकल्प पत्र में हमने किसान कल्याण, ग्रामीण विकास के बारे में अपना रोड मैप बनाकर दिया है। हम इन्हीं कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि और किसान कल्याण का काम चल रहा है और ग्रामीण विकास के काम भी तेजी से जारी है। सरकार नई नहीं है, निरंतरता है। 10 साल में भी बेहतर काम किया है और अपने संकल्प पत्र में हमने किसान कल्याण हो या रूरल डेवलपमेंट हो, ग्रामीण विकास हो, उसके बारे में अपना रोड मैप बना के दिया है। हम इन्हीं कामों को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता, सरकार की प्राथमिकता किसान कल्याण है और इसलिए आज उन्होंने जो पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए, किसान सम्मान निधि जारी करने के किए। आज जो फैसला कैबिनेट ने लिया 3 करोड़ गरीबों के घर और बनाने का, इन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। और इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र मिश्र हैं और ऋषि कुमार, दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत और सुप्रभात। शैलेंद्र, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से पोर्टफोलियो को अलॉट किया गया है मोदी सरकार 3.0 में, जिसमें पुराने चेहरे, अनुभवी चेहरे, युवा चेहरों को मौका दिया गया, लेकिन मिशन इन सभी से एक है कि जो 100 दिन दिए गए हैं, उन 100 दिनों में आपको प्रूफ करके दिखाना होगा जो तमाम मंत्रालय आपके पास हैं, जिसको लेकर ये तमाम जो मंत्री हैं बेहद आश्वस्त नजर आ रहे हैं। देखिए आंचल, सुप्रभात आपको। कल से ही हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद पहली फाइल पर जो दस्तखत किया, उसमें किसानों के कल्याण के लिए जो किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त है, बीच का 20,000 करोड़ रुपए, वो जारी करने से जुड़ी फाइल को मंजूरी दी। कैबिनेट की बैठक हुई, 3 करोड़ नए घर पीएम आवास के तहत बनाने की मंजूरी दे दी गई। 4 करोड़ 21 लाख घर पहले बन चुके हैं। कल जब कैबिनेट की बैठक के बाद बंटवारा हुआ विभागों का, उसके बाद हम देख रहे हैं कि चार्ज लेने से पहले ही अनौपचारिक बैठक शिवराज सिंह चौहान ने कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के साथ की। एक मंत्री ने चार्ज भी लिया अपने एक मंत्रालय को जाकर। ये निर्देश दिए गए हैं प्रधानमंत्री की तरफ से, ये हमें सूत्र बता रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके सभी मंत्री चार्ज ले लें। हम सुबह 9 बजे से ही देख रहे हैं कि मंत्री चार्ज लेने वाले हैं। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय में 8 बजे ही चार्ज लेने के लिए पहुंच रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद वो चार्ज ले लेंगे। उसके बाद सूचना प्रसारण मंत्रालय आकर कार्यभार ग्रहण करेंगे। जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनको स्वास्थ्य मंत्रालय मिला है, वो भी 9:30 बजे के बाद जाके अपने मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि तमाम मंत्री वो सुबह सुबह ही अपने मंत्रालय में जाकर कार्यभार ग्रहण करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि बेहद स्पीड से काम हो, उसकी एक झलक कल ही दिख गई है और हम तमाम मंत्रियों के कामकाज में वो देखेंगे
कि एक कंटिन्यूटी तो बनी हुई दिखाई दे रही है, न केवल मंत्रालयों के बंटवारे से बल्कि मंत्रियों के चयन से बहुत स्पष्ट है। और वो स्पीड आज से ही दिखनी शुरू हो गई है। हम कहें कि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद से ही ये संकेत दे दिए हैं कि सरकार पूरी रफ्तार से काम करने वाली। जी शैलेंद्र, मोदी 3.0 का मंत्रिमंडल जो है फुल एक्शन मोड पे है और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अब से कुछ देर में बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जो अपना पदभार जल्द ही संभाल लेंगे। ऋषि भी हमारे साथ मौजूद है। ऋषि, सुप्रभात आपको। आपसे पूछना चाहेंगे कि एक्शन मोड में तो मंत्रिमंडल आ ही चुका है, लेकिन ऐसी कुछ पहली 5 प्राथमिकताएं होंगी जो मोदी सरकार की या मोदी मंत्रिमंडल की होंगी? बिल्कुल, देखिए ये सरकार जो है इसमें सबसे बड़ा मूल मंत्र ये है, जैसे कि हम शिवराज सिंह चौहान जो अभी कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री बनाए गए हैं, उनका जो कहना था कि जिस तरीके से ये सरकार नई है, निरंतरता में है, तो ये जो मूल वाक्य है कि सरकार निरंतरता में है, तो सबसे पहले इस निरंतरता को प्रधानमंत्री ने अपने 2 फैसलों से आगे बढ़ा दिया। जैसे कि शैलेंद्र भी बता रहे थे कि एक तो ग्रामीण और जो गरीब लोग हैं उनको आवास और कृषि कल्याण निधि, ये सरकार का एक्शन बताता है कि जो उन्होंने अब तक 10 साल तक काम किए हैं, न सिर्फ उन सभी कामों को आगे बढ़ाना है, बल्कि इन 100 दिनों के अंदर जो नए लक्ष्य तय किए गए हैं उनको भी कार्यान्वित करके उसको जनता के सामने रखना है। इस सरकार की सबसे बड़ी बात यह है कि एक एनडीए सरकार के रूप में पूरे देश भर का जो मैंडेट सरकार के पास है, जिसमें अलग अलग वर्ग, संप्रदाय और जो एस्पिरेशंस हैं, रीजनल एस्पिरेशंस, सब इसमें शामिल हैं। इन सभी को समाहित करते हुए सरकार को ये एस्टैब्लिश करना है और उनका ये मूल लक्ष्य भी है कि जो भरोसा तीसरी बार एनडीए सरकार में जनता ने दिखाया है उसको तीसरी बार साबित करना है। तो ये जो मूल लक्ष्य है और इसके लिए एक रोड मैप तैयार हो चुका है। हमने देखा था कि चुनाव परिणामों से पहले ही अलग अलग मंत्रालयों के साथ, अधिकारियों के साथ इस बात को रेखांकित किया गया था कि सरकार में आने के बाद 100 दिनों के अंदर क्या क्या काम होगा उसकी रूपरेखा पहले से ही तैयार हो जानी चाहिए। और इसी वजह से प्रधानमंत्री का निर्देश भी अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को मिला कि आप जल्द से जल्द कार्यभार संभालें और जो कामकाज चुनाव की वजह से बीच में रुका था उसको त्वरित गति प्रदान करते हुए जनता के सामने उन कामकाज को आगे ले जाएं। जी चलिए, तो ये बहुत अहम है और ख़ास तौर पर जिन 100 दिनों का जिक्र लगातार हम कर रहे हैं उस लिहाज से तमाम मंत्रालय से जुड़े जो मंत्री हैं उनके लिए काम करके दिखाना बेहद अहम हो जाएगा। हालांकि किस तरह से सामंजस्य बिठाया गया है घटक दलों के साथ, इस पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन फिलहाल आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है हमारे इस खास शो नया सवेरा में। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और ब्रेक से जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि मोदी 3.0 का जो मंत्रिमंडल है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, एक्शन मोड में आ चुका है और अब से कुछ देर बाद जो मंत्री हैं वो अपने मंत्रालय का पदभार संभाल लेंगे। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर भी जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र मिश्र जुड़े हुए हैं और ऋषि कुमार जुड़े हुए हैं नई दिल्ली से। शैलेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूँगी। जिस तरीके से मोदी सरकार में अपने पुराने विश्वसनीय कोर टीम पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि पुरानी नीतियों को आगे लेकर जाना है।
देखिए, हमने देखा कि अहम मंत्रालय जो मंत्री संभाल रहे थे उनको आप देखें करीब करीब उनकी मंत्रालय वापस दिए गए हैं। सीसीएस की बात करते हैं, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, ये आप देख रहे हैं कि जो पहले से पुरानी सरकार में अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, तो वो टीम पूरी आगे जाएगी। यानी सीसीएस के मंत्रालयों में, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के मंत्रालयों में कोई बदलाव नहीं किया गया। नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री, आप सहयोगियों को देखिए, पंचायती राज मंत्रालय, स्टील मंत्रालय, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय और इसके साथ साथ कौशल विकास मंत्रालय, ये सहयोगियों के खाते में गया है। अगर आप जेडीयू की बात करें, राजीव रंजन सिंह ललन सिंह हो या फिर टीडीपी के सहयोगी हो, नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी उनको गया है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक संतुलन भी बनाया गया है। और जो नए कद्दावर मंत्री शामिल हुए हैं जिनके पास एक लंबा अनुभव रहा है, शिवराज सिंह चौहान 4 बार मुख्यमंत्री रहे, 6 बार सांसद रहे, अब केंद्रीय कैबिनेट में आए हैं, तो उनको कृषि विकास, कृषि कल्याण और ग्रामीण विकास दिया गया। चूंकि अनुभव रहा है, गवर्नेंस दिखता है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर की एक ग्रोथ रेट रही 2.5 अंकों से ज्यादा, तो वो अनुभव वो केंद्र में मददगार साबित होगा। मनोहर लाल खट्टर, आप देखिए, हरियाणा आवास के मामले में बहुत प्रगति वाला राज्य जाना जाता है। तमाम आवास परियोजनाएं स्टेट गवर्नमेंट लेकर आती रही, तो शहरी विकास उन्हें दिया गया। जिम्मेदारी है गरीब आवास की, जो कल ही 3 करोड़ नए आवास की मंजूरी दी गई है। तो इस तरह से एक संतुलन दिखता है, विजन दिखता है, अनुभव को वरीयता दिखती है। नए लोगों को भी, प्रतिभाशाली लोगों को शामिल किया गया। कीर्तिवर्धन सिंह, उनको विदेश राज्य मंत्री का जो है विदेश राज्य मंत्री बनाया गया है, अब वन राज्य मंत्री बनाया गया है। तो दिखता है कि एक संतुलन बनाने की कोशिश है। जयंत चौधरी कौशल विकास मंत्री, तो हम बिल्कुल एक बेहद संतुलित, अनुभव को वरीयता देते हुए, नए लोगों को मौका देते हुए, सहयोगियों को समाहित करते हुए मंत्रिमंडल देखते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से तमाम मंत्री अपना कार्यभार ग्रहण करने जा रहे हैं। बिल्कुल, नित्य नया न्यूतन, चिर पुरातन की इस नीति को साथ लेते चलते हुए मोदी सरकार 3.0। ऋषि हमारे साथ बने हुए। ऋषि, बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि यहाँ पर बात जो तमाम घटक दल हैं उनके साथ सामंजस्य बिठाने की भी थी। ये फॉर्मूला तय करने के लिए बैठकों का दौर ज़रूर चला था, और हमने इस बार जब पोर्टफोलियो अलॉटमेंट किया गया उसमें भी इसी को देखा कि किस तरह से, चाहे हम चिराग पासवान की हम बात करें, हम यहाँ बात करते हैं अनुप्रिया पटेल की, जीतन राम मांझी, अहम मंत्रालय दिए गए हैं घटक दलों को। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एनडीए का ये तीसरी सरकार है लगातार, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब ये सरकार आगे बढ़ रही है, हमने देखा था कि पूर्व की 2 सरकारें जिसमें कि बीजेपी के पास अपना बहुमत था, बावजूद इसके उन्होंने जो उनका एनडीए था उसको न सिर्फ सरकार में अपने साथ शामिल रखा, बल्कि अहम फैसलों में उन सब की भूमिका हमेशा देखी गई। इसी तरीके से इस तीसरी सरकार को अगर हम देखें तो इसमें एनडीए यानी कि जो घटक दल हैं उनकी जो भूमिका है बेहद अहम है। और इस भूमिका को हम न सिर्फ सरकार में साझेदारी के रूप में देख सकते हैं, बल्कि राजनीतिक विचारधारा को एक साथ मिलकर आगे बढ़ाते हुए क्रम में भी देख सकते हैं। जैसे कि आपने जिक्र किया चिराग पासवान का, वो लगातार प्रधानमंत्री मोदी में अपनी आस्था व्यक्त करते रहे हैं और वो कहते हैं कि उनके आदेश के साथ वो जुड़े हुए हैं। इस तरीके से जो तमाम घटक दल हैं उनकी जो भावनाएं हैं एनडीए के साथ जुड़ी हुई, उसको इस सरकार में रिफ्लेक्टेड किया गया है। और इसको मुझे लगता है कि जो जनता के लिए काम करने का जो अवसर मिला है एनडीए को तीसरी बार, उस अवसर को राजनीतिक एस्पिरेशंस के साथ आगे बढ़ाते हुए, रीजनल एस्पिरेशंस के साथ आगे बढ़ाते हुए ये सरकार आगे बढ़ना चाहती है। जी बिल्कुल ऋषि, तो घटक दलों का भी सामंजस्य हम देख रहे हैं एनडीए सरकार में। फिलहाल शैलेंद्र आपका और ऋषि आपका दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। बिल्कुल, और आगे बढ़ने से पहले वक्त छोटे से ब्रेक का है, क्योंकि ब्रेक के उस पार आकर हम जानेंगे कि ओडिशा का नए सूबे की जो कमान है यानी कि मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल का जवाब क्या रहेगा। वक्त छोटे से ब्रेक का। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे।
मस्ता का चाय, गजब का स्वाद। Here, gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब बात आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की, जहां सत्ता परिवर्तन हो चुका है। बात उड़ीसा की करें तो यहां करीब 2.5 दशक बाद सरकार बदली है। अब यहां बीजू जनता दल की नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार बन रही है। लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इन सबके बीच बीजेपी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव को उड़ीसा का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, जिनकी मौजूदगी में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री का चेहरा चुन लिया जाएगा। पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों में से कुछ दिग्गजों को छोड़कर ज्यादातर नए चेहरे हैं और पहली बार विधानसभा में आ रहे हैं। लिहाजा कैबिनेट में शामिल किए जाने के पैमाने क्या होंगे, ये भी देखना होगा। नई सरकार का शपथ ग्रहण 12 जून यानी कि कल होने वाला है। चुनाव नतीजों की अगर बात करें तो इस बार बीजेपी ने यहां कमाल का प्रदर्शन किया है और 147 में से 78 सीटों पर जीत दर्ज कर बम्पर जीत हासिल की है। जबकि सत्तारूढ़ दल बीजेडी की बात करें तो उन्होंने 51 सीट पर सिमट कर वे रह गई। तो ओडिशा की सत्ता में 24 साल बाद बड़ा फेरबदल हुआ। लंबे इंतजार के बाद भाजपा प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ 12 जून को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह से पहले भुवनेश्वर के शपथ मैदान में भूमि पूजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इन तैयारियों को लेकर भाजपा नेता से खास बात की है हमारे संवाददाता ने। आइए आपको सुनवाते हैं। 12 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा की धरती पर पधार रहे हैं। 24 साल बाद यहां भगवा झंडा लहरा रहा है और इसी के क्रम में यहां मुख्यमंत्री की शपथ होगी और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बना हुआ है। अभी हमारे साथ विजयपाल सिंह तोमर भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं ओडिशा के। सर, आज आपने पूजा पाठ की है और एक जो सांस्कृतिक समृद्धता और जो हमारे रीति रिवाज होते हैं उनके जरिए इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने की एक नई नींव हुई है। क्या कहेंगे, कार्यक्रम क्या है और आज जो पूजा पाठ की इसका क्या मकसद है? देखिए, इसे भूमि पूजन कहते हैं। जो कार्यक्रम होता है उसकी शुरुआत यहीं से शुरू होती है। तो आज ये इस कार्यक्रम के लिए भूमि पूजन हुआ है। यहाँ ये पंडाल बन रहे हैं, बड़ी संख्या में भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी सहित वरिष्ठ मंत्री, कई मुख्यमंत्री और यहाँ के MLAs, MPs, उनके VIPs, साधु संत, ये सब यहाँ उपस्थित रहेंगे। अगर बात करें प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम का तो यहाँ उड़ीसा में उनका आगमन कितने बजे होगा? क्या कोई रोड शो का कार्यक्रम है और वेन्यू पे कितने बजे? अभी मिलिट्री प्रोग्राम नहीं है, वहीं उनका भव्य स्वागत किया जाएगा एयरपोर्ट पर और फिर यहाँ कार्यक्रम में रहेंगे ही। 24 साल बाद के सत्ता आ रही है तो निश्चित तौर पर आज़ादी के बाद पहली बार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की बीजेपी की सरकार बनेगी। पहले हमारी सरकार नहीं थी, ये पहले तो मिलीजुली सरकार में हम शामिल थे। तो सर, जिम्मेदारी बड़ी है, तो अगर आपके मुंह से जानना चाहें 100 दिन का रोड मैप तो किस तरह का होगा? निश्चित रूप से जितनी संकल्प पत्र में हमने कहा है वो मैं यहाँ का उड़ीसा का संकल्प पत्र है और किसी स्टेट का और केंद्र का, उन सबको शुरू में ही पूरा करने का हम शुरुआत करेंगे। चाहे वो हमारा 3100 रुपये धान का मूल्य देने की बात हो या यहाँ सुभद्रा योजना की बात हो, इन सबको लागू करने का काम मुझे आशा है पहली बैठक में ही वो निर्णय करेंगे। तो थे भारतीय जनता पार्टी के ओडिशा से प्रभारी विजयपाल सिंह तोमर, जिनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर जनता मैदान में न केवल पूरी तैयारियां चल रही है बल्कि नई सरकार के स्वरूप और गठन के बाद प्रदेश के विकास के लिए किस तरह नए आयाम स्थापित होंगे, इसको लेकर पूरा चिंतन मनन और बैठक भी हो रही है। मेरे से कैमरामैन जगमोहन प्रधान के साथ में ओपी यादव, DD न्यूज, जनता मैदान, भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर से ही जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता ओपी यादव। ओपी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हम उड़ीसा की बात करें, खास तौर पर कल का दिन बेहद अहम होने वाला है और पर्यवेक्षक के तौर पर अनुभवी राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव को यहाँ पर भेजा गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री पद किसको जाएगा? किन नामों की अगर हम बात करें जो चर्चा में हैं और जिन्हें सूबे की कमान सौंपी जा सकती है?
भारतीय जनता पार्टी में अनुभवी और बेहतर काम करने वाले नेताओं की कहीं भी कमी नहीं है और उड़ीसा भी ऐसा एक राज्य है जहां पर मंजे मजाए बहुत ही राजनीतिक रूप से अनुभवशील नेता है। भले ही वो पहली बार विधायक चुन के आए हो, लेकिन उनका राजनीतिक अनुभव और कौशल दक्षता हम देखें तो इनमें बहुत बड़ा हुनर रहता है, क्योंकि ये संगठन से निकल कर आते हैं और बड़ी मेहनत से और जनता के बीच काम करने का उनका अपना अलग तरीका होता है। निश्चित तौर पर यह बेहतरीन अवसर है। 24 साल बाद यहाँ भगवा झंडा लहरा रहा है, तो यहाँ पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ आ रहे, तो उनके आगमन की भी तैयारियां की जा रही है। रही बात यहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर आज केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव 10:30 बजे दिल्ली से निकलेंगे और यहाँ तकरीबन 12 बजे उनका आने का कार्यक्रम है। वो विशेष विमान से यहाँ आएंगे। शाम को 4:30 बजे विधायक दल की बैठक होनी है। विधायक दल की बैठक में एक लोकतांत्रिक तरीके से विधायकों की राय के बाद एक व्यक्ति का नाम बाहर आएगा कि कौन व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, कौन सूबे की सरकार में अच्छा काम करेगा और सभी को साथ लेकर चलेगा और समीकरण जातीय और क्षेत्र के जो भी पॉलिटिकली देखे जाते हैं उन सबको आकलन करके एक व्यक्ति का चयन किया जाएगा। हालांकि यहाँ कई सारे ऐसे नाम हैं जो बहुत ही प्रभावी है, जिनका मीडिया में भी नाम चल रहा है। पहले धर्मेंद्र प्रधान का था, लेकिन वो केंद्रीय मंत्री बन गए तो उनका नाम इससे लिस्ट से हट गया। लेकिन प्रदेश में विधायकों की भी बात करें तो यहाँ बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो न केवल अनुभवी है बल्कि उनका नाम मीडिया में सुर्खियों में चल रहा है, जिनमें मुख्य रूप से अगर मैं बात करूँ तो जो सुरेश पुजारी हैं वो ब्रजराज नगर से विधायक हैं, वो 3 बार के विधायक रहे हैं और अभी इससे पहले वो सांसद भी रहे हैं, तो उनको बड़ा अनुभव है, उनका भी नाम चर्चा में है। दूसरा एक रवि नायक है जो कुचिंडा से विधायक है, वो भी 2 बार के विधायक हैं और पार्टी का युवा चेहरा भी है और दलित फेस भी है। इसके अलावा एक ट्राइबल फेस है। इसके अलावा एक व्यक्ति और है जो सूर्यवंशी सूरज हैं जो धामनगर से विधायक है, वो भी युवा है और अभी चुनाव से जस्ट पहले बाई इलेक्शन में वो जीते थे, फिर अभी दोबारा चुनाव हुआ तो भी जीते हैं। तो वो बीजेपी की जीत की शुरुआत उन्होंने की थी। एक तरह से अगर हम कहें यहाँ बीजेपी का पॉजिटिवनेस डेवलप करने का काम शुरुआत उनके जरिए हुई थी। वो भी युवा है, दलित फेस है। तो इस तरह कई सारे ऐसे चेहरे हैं जिनके नाम यहाँ न केवल चर्चा में है बल्कि दावेदारों के रूप में देखे जाते हैं। लेकिन ये तय कौन होगा, इसका विधायक दल की बैठक होगी और एक लोकतांत्रिक तरीके से नाम उजागर होगा, उसी को मुख्यमंत्री का चेहरा देखा जाएगा और इसकी तैयारियां पूरी चली जा रही है। यहाँ पे जनता मैदान है, खुला मैदान, जहां पर पूरा भव्य स्वागत होगा और प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा और मुख्यमंत्री की शपथ होगी। बिल्कुल ओपी, तो इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी ने 2.5 दशक बाद जिस तरीके का कीर्तिमान स्थापित किया है, अब जिन चेहरों की आप बात कर रहे हैं उस पर कयास लगाए जा रहे हैं। इन तमाम अपडेट के लिए फिलहाल आपका धन्यवाद। आप लगातार इस पर नजर बनाए रखेंगे, आपसे आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे ओपी। बिल्कुल, और क्योंकि हम यहाँ पर विधायक दल की बैठक की बात करें जो उड़ीसा में होने वाली है, ऐसा ही कुछ आंध्र प्रदेश में भी होने वाला है जहाँ टीडीपी के विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को नेता चुना जाएगा। पार्टी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक नेता चुने जाने के बाद टीडीपी, बीजेपी, जनसेना गठबंधन के नेता राज्यपाल से मिलेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें सरकार बनाने का निमंत्रण मिल सकता है। नायडू के साथ कई और विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। आंध्र प्रदेश में टीडीपी को 135, जनसेना को 21 और बीजेपी को 8 सीट पर जीत हासिल हुई। कल 12 जून को यहाँ नई सरकार शपथ लेगी। तो आंध्र प्रदेश की आज एक अहम बैठक होने वाली है। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमरेंद्र गुप्ता जुड़ चुके हैं विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से। अमरेंद्र, सुप्रभात। आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे कि आंध्र प्रदेश में तो चेहरा जो है वो फाइनल है, लेकिन कैबिनेट क्या होगी इस पर कशमकश चल रही है। साथ ही साथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे तो कहीं ना कहीं ये दर्शाएगा भी कि टीडीपी और भाजपा के बीच जो संबंध है वो और प्रगाढ़ हो रहे हैं और राज्य के विकास को और एक गति मिलने वाली है। बिल्कुल भावना, आपने बिल्कुल सही कहा। एक तरफ तो जहां टीडीपी, भारतीय जनता पार्टी और जनसेना ने जिस मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, उसी मजबूती के साथ एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं शिरकत करने वाले हैं। और कल जो है 10:40 पर प्रधानमंत्री जो विजयवाड़ा के जो गन्नावरम इलाके का ये जो एयरपोर्ट है वहां पर आ जाएंगे और औपचारिक रूप से जो शपथ ग्रहण समारोह है उसका कार्यक्रम सुबह 11 बजे प्रारंभ हो जाएगा। और इसमें जो सबसे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि चंद्रबाबू नायडू जब राज्य में शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के तौर पे, तो 12 जून का वो समय भी निर्धारित कर दिया गया है कि 11:27 पर चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से शपथ को लेकर पिछले 2 दिनों से लगातार तैयारियां चल रही है, कल रात को, देर रात को चंद्रबाबू नायडू ने यहाँ के जो डीजीपी हैं हरीश गुप्ता और इसके अलावा जो यहाँ के प्रमुख
सचिव हैं उनके साथ एक अहम बैठक की है और साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि चूंकि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, इसलिए सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतनी चाहिए। उसको लेकर लगातार बैठकों का दौर चला है और देर रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बयान जारी करके जो डीजीपी है उनकी तरफ से बताया गया है कि इस पूरे इलाके की सुरक्षा को पूरी तरह से चाक चौबंद कर लिया गया है। और चूंकि कार्यक्रम में 11 बजे से प्रधानमंत्री रहने वाले हैं, इसलिए सुरक्षा को 3 लेयर में डिवाइड किया गया है। जो पहला लेयर है वो एसपीजी के पास रहेगा, वहीं दूसरी ओर 35,000 आर्म फोर्स लगाए गए हैं और दूसरे जो लेयर में आर्म फोर्सेस रहेंगी और बाहर की जो लेयर है वो आंध्र प्रदेश पुलिस रहेगी। और बाकायदा इसको मॉनिटरिंग करने के लिए 5 यहाँ के जो सीनियर आईएएस अधिकारी हैं उनकी भी एक कमेटी बना दी गई है जो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि जो संख्या है वो 1 लाख से ज्यादा हो सकती है। और उसमें न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, जनसेना, बल्कि टीडीपी की बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। और एक सबसे अहम बात यह है कि 8 राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और भावना एक और बड़ी बात की, चूंकि ये पूरा एरिया जो है एयरपोर्ट से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है और आईटी पार्क है जो 11 एकड़ में बना हुआ है, तो लगभग स्टेज तैयार है। 80 बाई 60 का एक स्टेज बन गया है। 3 लेयर की सुरक्षा तय हो गई है। 35 जो रो बनाए गए हैं चेयर्स के, और उसमें हर रो में एक अधिकारी को तैनात किया गया है इसकी सुरक्षा में कोई भी चूक नहीं रहे। और उस दौरान पूरे जो ये 1 किलोमीटर का एरिया है पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। सीसीटीवी और ड्रोन से इसकी निगरानी की जाएगी। तो एक बहुत बड़ा इवेंट, लेकिन कार्यकर्ताओं में एक बड़ा जोश। अमरेंद्र, सभी की नजरें अब शपथ ग्रहण समारोह पर होंगी और विधायक दल की बैठक भी आज होने वाली है। चंद्रबाबू नायडू को विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। फिलहाल अमरेंद्र, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल भावना, खास तौर पर चंद्रबाबू नायडू बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं आंध्र प्रदेश की। जब हम बात करते हैं तो पवन कल्याण के साथ अब ये जो जोड़ी है ये किस तरह से आंध्र प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी ये देखना होगा, जिसमें बीजेपी का भी साथ उनके पास है। लेकिन वक्त थोड़े से ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि आखिरकार दिल्ली की जो पानी की समस्या है वो अभी तक क्यों कायम है, जानेंगे ब्रेक के बाद। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. ब्रेक के बाद नया सवेरा में एक बार फिर आपका स्वागत। और अब बात दिल्ली में जल संकट को लेकर। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने कल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात की है। इस मौके पर उन्होंने दिल्ली जल संकट पर उपराज्यपाल से चर्चा की। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी को आश्वासन दिया है कि वह इस विषय में हरियाणा से बातचीत करेंगे। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड में अधिकारियों की कमी पर भी चर्चा की गई, जिसे जल्द ही पूरा करने का भी दिल्ली के उपराज्यपाल ने आश्वासन दिया। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने बताया कि अभी तक हिमाचल प्रदेश से दिल्ली के लिए पानी नहीं आया है। तो एक बार फिर जो दिल्ली है वो पानी के संकट से जूझ रही है और बूंद बूंद के लिए तरस रही है। हमारे संवाददाता गिरीश निशाना नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरीश, सुप्रभात। आपसे जानना चाहेंगे कि कल उपराज्यपाल से आतिशी की मुलाकात हुई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की जा चुकी है। अगर बात करी जाए दिल्ली के, तो 7 संयंत्र जो हैं वो मूनक नहर पर निर्भर हैं और कहीं ना कहीं खींचतान इसी को लेकर है कि हिमाचल से पानी नहीं आ रहा, हरियाणा भी पानी नहीं छोड़ रहा। तो कहाँ है अभी दिल्ली का जल संकट इस समय?
देखिए भावना, मैं आपको पहले बताना चाहूँगा क्योंकि कल 11 बजे दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के यहाँ पर एक आपात बैठक होती है जिसके अंदर दिल्ली की जल मंत्री आतिशी को बुलाया जाता है। उनके साथ दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज भी मौजूद रहते हैं। इसके अलावा दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली जल बोर्ड के CEO को और जो भी अपर यमुना रिवर बोर्ड के लोग हैं, अधिकारी हैं, उन लोगों को इस बैठक में बुलाया जाता है क्योंकि जिस तरह से लगातार दिल्ली की जल मंत्री कहीं ना कहीं आरोप लगा रही थी कि हरियाणा की तरफ से उनको पानी नहीं मिल रहा, तो ऐसे में जो अपर यमुना रिवर बोर्ड के जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि 9 तारीख को यमुना के जो हरियाणा की मुनक नहर के अंदर पानी छोड़ा गया था। जो पानी 1100 कुछ क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, वो जब दिल्ली के बवाना में चेक किया गया तो करीब 200 क्यूसेक पानी कम था, यानी कि 18% ये पानी कम था। किस तरह से लॉस हुआ, ये एक अध्ययन का विषय है, इस पर बात की गई। हालांकि लगातार जिस तरह से रविवार की बात की जाए तो दिल्ली के जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पानी देखने को मिला। हालांकि दिल्ली के अभी भी कई इलाकों में जल संकट बरकरार है, चाहे वो संगम विहार हो, बलजीत नगर हो, करोल ब्लॉक का इलाका हो, चिल्ला हो, खिचड़ीपुर का इलाका हो, कई ऐसे इलाके हैं जहां अभी भी टैंकर से सप्लाई की जा रही है। लोगों को लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, अपने बर्तनों को भरना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं उस दृश्य को देखकर लगता नहीं है कि देश की राजधानी दिल्ली है ये। लेकिन कल जिस तरह से दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने मुलाकात की दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो इस पर हरियाणा से बात करेंगे। इसके अलावा कल हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मामला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये मामला अब 12 जून के लिए टल गया है। जो भी सुनवाई होगी वो कल यानी कि 12 जून को होने वाली है। बिल्कुल, और पानी की बर्बादी को लेकर भी कोर्ट ने तलख टिप्पणी की थी, यहाँ तक कि वाटर माफियाज को लेकर भी लगातार ये बात सामने आई कि कहीं ना कहीं इस पर कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो फिलहाल अगर बात की जाए दिल्ली में जल संकट की तो वो बरकरार है, उम्मीद करते हैं कि इसका समाधान जल्द निकलेगा। लेकिन एक और जो हम मान सकते हैं मामला जो काफ़ी सुर्खियों में है वो है नीट UG की परीक्षा में जो अनियमितता हुई है, उससे जुड़ा मामला भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। परीक्षा को रद्द करने और परीक्षा फिर से करवाने से जुड़ी याचिका पर आज सुनवाई होनी है। इस याचिका में कई उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स देने के फैसले को चुनौती दी गई। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में दायर एक अन्य याचिका में परीक्षा में मनमाने तरीके से दिए गए ग्रेस मार्क्स के निर्णय को भी चुनौती दी गई। ग्रेस मार्क्स के चलते 67 छात्रों को परीक्षा में पूरे अंक मिले। याचिकाकर्ताओं ने मामले की SIT जांच की भी गुहार लगाई है। अब खबर तमिलनाडु से। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया टर्मिनल का संचालन आज से शुरू हो गया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के कर्मचारियों ने यहां आने वाले यात्रियों का स्वागत किया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल जनवरी में इस नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया था। यह टर्मिनल भवन 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। इस नए अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन की सालाना क्षमता 44 लाख से अधिक यात्रियों की है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस टर्मिनल भवन से यात्रियों को बहुत आसानी होने वाली है। और अब बात मिजाज मौसम की। उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भारत में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। राजधानी दिल्ली भी इस गर्मी से अछूती नहीं। दिल्ली NCR, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, बिहार, ओडिशा और झारखंड में आने वाले 5 दिन तक गर्मी से कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। हरियाणा के रोहतक में कल अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस और दिल्ली के पालम इलाके में अधिकतम तापमान 44.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं अगर बात करें मानसून की तो मौसम विभाग के मुताबिक कोंकण के इलाके, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है। इन इलाकों में दक्षिण पश्चिम मानसून थोड़ा और आगे बढ़ गया। मानसून के आगे बढ़ने का असर गुजरात के दक्षिणी हिस्से में दिखाई देना भी शुरू हो चुका है। चलिए नया सवेरा में अब आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं आगामी 21 जून की, जब होगा योग दिवस। आइए उससे जुड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं।
हर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अलग अलग थीम पर आधारित होता है और इस साल की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। डीडी न्यूज से खास बातचीत में आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस बार थीम बहुत इंटरेस्टिंग है, योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए प्रत्येक वर्ष एक थीम होती है, जैसे पिछले वर्ष में वसुधैव कुटुंबकम थी। इस वर्ष जो ये है तो सेल्फ एंड सोसाइटी का मतलब ये कि स्वयं के लिए और समाज के लिए योग। तो योग का दोनों पर्सपेक्टिव है कि हम स्वयं के लिए, स्वयं के स्वास्थ्य के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए हम योग का प्रयोग करते हैं। अष्टांग योग की बात कर रहा हूँ। और ऐसे ही समाज के लिए भी योग के माध्यम से हम कितना समाज के लिए काम कर सकते हैं, समाज का पार्टिसिपेशन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये बहुत यूनिक थीम है, योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ये इस पर हम काम कर रहे हैं। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय योग संघ, पर्यटन मंत्रालय और महात्मा गांधी योग संस्थान ने योग कार्यक्रम आयोजित किया। तमिलनाडु के थेपाकुलम के पास आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 300 वयस्क और बच्चे शामिल हुए, जिन्होंने योग की परिवर्तनकारी शक्ति को देखा। इस कार्यक्रम में योग अभ्यास के अलावा प्रतिभागियों को विभिन्न योग आसनों जैसे सूर्य नमस्कार और प्राणायाम करने के प्रभावी तरीकों को बताया गया। पर्यटन विभाग ने प्रतिभागियों के उपयोग के लिए योग मैट, टी-शर्ट और टोपी प्रदान की। इसके अलावा उपस्थित लोगों को भागीदारी करने के लिए प्रमाण पत्र भी दिए गए। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल जो हर दिल करे कबूल। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और अब बारी हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों की। और अखबारों की मुख्य सुर्खियां बताने के लिए हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी हमारे साथ मौजूद हैं। गवीश, सुप्रभात। क्या है आज अखबारों की मुख्य सुर्खियां? सुप्रभातम। बात करें अखबारों की सुर्खियों की तो जो सबसे पहली सुर्खी हम आपके लिए लेकर आए हैं वह जुड़ी है मंत्रिमंडल के विभागों से जुड़ी हुई, जहां प्रधानमंत्री ने अपनी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद मंत्रिमंडल का जो मंत्रियों को है उनके विभाग जो आवंटित किए गए हैं। आपको बता दें कि 12 प्रमुख जो मंत्री हैं उनको वही विभाग दिए गए हैं, जिनमें अमित शाह को फिर से गृह मंत्रालय, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय, निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय तो जयशंकर को विदेश मंत्रालय दिया गया है। गडकरी को सड़क परिवहन मंत्रालय तो नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। और नए चेहरों की बात करें तो नए चेहरों में शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल खट्टर को प्रमुख मंत्रालय दिए गए हैं। बात करें अग्रिम समाचार की तो अगला समाचार जुड़ा है मंत्रिमंडल के जो पहले बड़े निर्णय से, जहां प्रधानमंत्री ने पहली ही कैबिनेट की बैठक में किसान निधि की 17वीं किस्त से संबंधी फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और ये 17वीं किस्त से 9.3 करोड़ किसानों को लाभ होगा और इसके तहत 20,000 करोड़ रुपए लगभग वितरित किए जाएंगे। इसके चलते ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में आवास से वंचित लोगों को लाभ मिलेगा, उनका अपना मकान मिलेगा और बिजली नल व LPG कनेक्शन इत्यादि सुविधाएं प्राप्त होंगी। अग्रिम समाचार है उपचुनाव से जुड़ा हुआ, जहां पंजाब व हिमाचल समेत 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 10 जुलाई को होना है। बता दें कि निर्वाचन आयोग ने यह सूचना सोमवार को प्रकाशित की और इन चुनावों की जो गणना है, जो मतगणना है, वह 13 जुलाई को होनी है। सामान्य रूप से यह ज्ञात ही होता है कि कुछ जो सीट्स पर मृत्यु होने के कारण या रिक्तियाँ होने के कारण, त्यागपत्र देने के कारण ये उपचुनाव आयोजित होते हैं। अगला समाचार है दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई फटकार से जुड़ा हुआ, जहां दिल्ली में जल संकट की याचिका को लेकर दिल्ली सरकार ने अपनी एक याचिका दायर की थी। उस याचिका में त्रुटियां, दोष होने के चलते सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है और जो बात है, जो चर्चा के लिए जो वाद श्रवण है
उस वाद श्रवण को 12 जून तक टालते हुए कहा है कि आप पहले अपनी ये याचिका की दोष ठीक करिए, उसके बाद ही इस पर सुनवाई होगी। तो ये कुछ समाचार थे जो प्रमुख क्षेत्रों से जुड़े हुए थे। बात करते हैं अब आगे समाचारों में और चलते हैं आपके साथ नया सवेरा में आगे। शुक्रिया गवीश, इन तमाम अखबारों की सुर्खियों को हम तक समेट कर लाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने आज एक बार फिर विदेश मंत्री के रूप में पदभार संभाल लिया है। पदभार संभालने से पहले उन्होंने कहा कि बीते सालों में मंत्रालय के कार्य से सभी संतुष्ट हैं और आगे भी ऐसे ही कार्य जारी रहेंगे। तो डॉक्टर एस जयशंकर एक बार फिर बन चुके हैं विदेश मंत्री। अपना पदभार उन्होंने संभाल लिया है। I really deem it a matter of great satisfaction that in the last decade, this ministry under the leadership of Prime Minister Narendra Modi has become a very people-centric ministry. You can see that in terms of our improved passport services, in terms of the community welfare fund support that we give to Indians abroad, in terms of how we respond to different needs of Indians when they leave our shores or preparing to leave our shores, and the manner in which we work with other ministries in getting investments, in promoting our exports, in enhancing our tourism flows. So this has been the record so far. Looking ahead, definitely I think the two axioms that the Prime Minister has given us, Bharat First and Vasudhaiva Kutumbakam, these will be the two guiding axioms of the Indian foreign policy. और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री के तौर पर पदभार संभालने से पहले कीर्तिवर्धन सिंह ने अपने आवास पर पौधारोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाने की बात कही। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें सौंपी है। उस जिम्मेदारी को अच्छे से अच्छे ढंग से निभाना है और उसके लिए मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ साथ हमारे जो आदरणीय कैबिनेट मिनिस्टर जी हैं उनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिला करेगा और उसके तय किए रास्तों पर हमें चलना है। और आइए देखते हैं दुनिया भर से कुछ खास खबरें फटाफट अंदाज में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गजा में चल रहे संघर्ष पर विराम और बंधकों की रिहाई पर प्रस्ताव पारित कर दिया है। प्रस्ताव के पक्ष में इजराइल और हमास दोनों हामी भरी है। मध्य सोमालिया में दो गुटों के बीच जमकर हिंसक झड़प हुई, जिसमें कम से कम 55 लोग मारे गए, 155 अन्य घायल हुए। अमेरिका के मियामी शहर में एक 4 मंजिला टेम्पल अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के दौरान 2 अग्निशमन कर्मी घायल हो गए। तो अमेरिका में मियामी में 4 मंजिला इमारत में आग लगी है, जिसकी दृश्य आप देख रहे हैं। और अग्निशमन जो डिपार्टमेंट से जुड़े लोग हैं उनमें 2 घायल बताए जा रहे हैं। नया सवेरा में आगे बढ़े। मोदी 3.0 कैबिनेट में मंत्रियों ने पदभार संभालना शुरू कर दिया है और अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्री के तौर पर आज रेल भवन में अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर मीडिया को संबोधित करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन को सरजमीं पर लाने में रेल मंत्रालय बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। और कुछ ही देर में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी जाने वाले हैं अश्विनी वैष्णव, क्योंकि वहां का भी पदभार संभालना है। और वक्त हो चला है अब खेल जगत से जुड़ी खबरें जानने का, हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ताजा जारी एटीपी रैंकिंग्स में अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 77वें स्थान पर पहुंच गए हैं। सुमित नागल ने स्विट्जरलैंड के अलेक्जेंडर को हराकर एटीपी चैलेंजर प्रतियोगिता जीती थी।
भारतीय गुरबीर सिंह ने पुरुषों के 5000 मीटर इवेंट में नया रिकॉर्ड बना लिया। पोर्टलैंड ट्रैक फेस्टिवल 2024 एथलेटिक्स मीट के पुरुषों के 5000 मीटर इवेंट में गुरबीर सिंह ने दूसरा स्थान हासिल करते हुए बनाया रिकॉर्ड। भारतीय ओलंपिक संघ और भारतीय कुश्ती महासंघ साथ मिलकर पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहलवानों को सहायता प्रदान करेंगे। सोमवार को पूरे हांगकांग में वार्षिक ड्रैगन बोट फेस्टिवल मनाया गया। इस इवेंट में रंग बिरंगी नाव पर सवार प्रतिभागियों के बीच ये प्रतियोगिता आयोजित की गई। और स्पोर्ट्स के बाद सीधे चलते हैं एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए। अंदाज रहेगा फटाफट। तो बात करते हैं सीरीज शो स्टॉपर के निर्माता और निर्देशक ने शो में काम करी एक्ट्रेस दिगांगना सूर्यवंशी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की। सूर्यवंशी पर आरोप है कि उन्होंने अक्षय कुमार के नाम पर फ्रॉड किया। एक्ट्रेस नूर मालविका दास के आत्महत्या करने की खबर के बाद उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे एक्ट्रेस मौत से ठीक 18 दिन पहले सैलून में बैठकर अपने बाल मुंडवाती दिख रही हैं। कोटा फैक्ट्री सीजन 3 का ट्रेलर हुआ रिलीज। पंचायत के जीतू भैया भी आएंगे नजर। 11 जून को रिलीज होने वाला है ट्रेलर और 20 जून को OTT प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा इसे स्ट्रीम। कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली है, जिसमें कार्तिक मुरलीकांत पेटकर की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। फिल्म 14 जून को थिएटर्स में दस्तक देने वाली है। शादी के बंधन में बंधने वाली है सोनाक्षी सिन्हा। 23 जून को मुंबई में अपने बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल के साथ करेंगी शादी। जहीर इकबाल ने 2019 में फिल्म नोटबुक से किया था डेब्यू। फिल्म XXL में दोनों ने किया था साथ काम। और आइए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में लू से भीषण लू चलने की संभावना है। बात करें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गंगा तट वाले कुछ हिस्सों में भीषण लू से बुरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के 6 जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली में मौसम विभाग ने आज और कल के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आइए अब जानते हैं विभिन्न शहरों और राज्यों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान। नया सवेरा के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं हांगकांग में आयोजित वार्षिक ड्रैगन बोट फेस्टिवल की कुछ आकर्षक झलकियों के साथ। तो आप भी इन ड्रैगन बोट फेस्टिवल की झलकियों का आनंद लीजिए। मुझे आंचल और नया सवेरा की टीम को फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। DG न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।